चलो तो ठीक है, रेम्यूनरेशन हमारा डन है। उसके बाद टर्म ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, टर्म के अंदर स्पेसिफिकली लिखा कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने टाइम के लिए काम करेगा, 5 साल, फिर दोबारा से भी 5 साल के लिए वो काम कर सकता है, उसके बाद 3 साल का गैप, तो टोटल ऑफ 10 ईयर्स हुआ। पर यहाँ पर एक चीज़ को समझो, जब वो अपॉइंट होता है ना तो वो एक टर्म के लिए अपॉइंट होता है, वो टर्म 5 साल का होता है। उस 5 साल में भले तुम 5 साल के लिए अपॉइंटेड हो या 2 साल के लिए अपॉइंटेड हो, वो अलग चीज़ होगी। बात समझ के देखो यहाँ पर, अब व्हेन अ पर्सन इज़ अपॉइंटेड, ही इज़ अपॉइंटेड फॉर अ टर्म जिसमें मैक्सिमम 5 साल हो सकते हैं, ठीक है। सो इफ इज अपॉइंटेड वंस, ही कैन बी अपॉइंटेड फॉर 5 years और 3 years और 4 years और वॉट एवर। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी कंसेक्यूटिवली अपॉइंटेड फॉर 2 terms, ठीक है। दोज कैन बी ऑफ 5 years ईच और दे कैन बी लेस। एक बार वो 2 terms खत्म हो गए, भले वो आपके 2-2 साल वाले हों, ठीक है, 2 terms खत्म हो गए, उसके बाद 3 साल का गैप होगा। बात समझ में आ रही है? 10 साल होना ज़रूरी नहीं है, 2 terms होना ज़रूरी है। जब 2 terms ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद 3 साल का गैप होगा, फिर दोबारा से आप अपॉइंट हो सकते हो। अगर आपने एक बार अपॉइंट हो गए, दूसरी बार अपॉइंट होने के लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है। बता आप बोल रहे हो कि 5 years का होता है, बट टर्म्स 2 होती है। एक टर्म के अंदर स्पेसिफाई लिखा होगा कि ये डायरेक्टर अभी सिर्फ 3 साल के लिए अपॉइंट होगा। हाँ, लिखा होगा, ठीक है। इसको रीड करेंगे अभी फटाफट से, ठीक है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड फॉर अ टर्म अप टू, दिखा ना, मतलब मैक्सिमम 5 years कंसेक्यूटिवली ईयर्स ऑन द बोर्ड। हाउएवर इन केस ऑफ हिज री अपॉइंटमेंट, अगर वो दोबारा अपॉइंट होना चाहता है फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 5 years, देन स्पेशल रेजोल्यूशन विल बी पास्ड इन द जनरल मीटिंग एंड द डिस्क्लोजर ऑफ सच अपॉइंटमेंट इज मेड इन द बोर्ड रिपोर्ट। बढ़िया, इस चीज़ का बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर होता है कि हमने वही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दोबारा अपॉइंट किया है। अगला, फर्दर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी कंसिडर्ड फॉर री अपॉइंटमेंट आफ्टर 2 consecutive terms बट ओनली आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 3 years ऑफ सीजिंग टू बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 3 साल का गैप होगा, ठीक है। बट ही मस्ट नॉट बी अपॉइंटेड और एसोसिएटेड विद द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी अदर कैपेसिटी। वो 3 साल में आप कंपनी के दिखने नहीं चाहिए इधर उधर, ठीक है, कुछ भी नहीं, आपका कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं होगा उस 3 सालों में। नॉट इन एनी पोजीशन इन एनी अदर कैपेसिटी ड्यूरिंग द सेट पीरियड, एनी टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंस चलेगा, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। अगला रिटायर हो सकता है उसके बीच में। हाँ जी, रिटायर हो सकता है उसके बीच हाँ में। हाँ, उसमें क्या होगा, आया समझ? जो ये वाली लाइन है इसमें कौन सी? के ऊपर है, अच्छा पिछले पेज के ऊपर। हाँ, लास्ट पैराग्राफ में क्या बोला हुआ है, 3rd वाले में, इट हैज़ बीन क्लेरिफाइड दैट सच वाइल अपॉइंटमेंट ऑफ एन ID फॉर अ टर्म लेस देन 5 years वुड बी परमिसेबल। टर्म जो है वो 5 साल से छोटा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर टर्म सिर्फ 2 होंगे, वही लिखा है देखो। कितने भी साल का हो पर वो एक टर्म एक ही गिना जाता है, वो 1 term गिना जाता है, ठीक है। आगे ये क्या नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज ये सब पढ़ रहा है क्या? ये प्रोविजन है। ये ऊपर वाला तो कट करना है, 149.12 वाला फालतू ही है। इस टॉपिक में ये है कि अगर उसको पता ही नहीं है डे टू डे उसमें अकाउंटिंग में क्या चल रहा है तो वो लायबल नहीं होगा। हाँ, वो तो उससे अगला पॉइंट रिटायरमेंट। द प्रोविजन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन आर नॉट एप्लीकेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। डायरेक्टर बाय रोटेशन मतलब वो याद है, एक ऐसे देखो CSCT में पढ़ाया था, 2/3 लाइबल होते हैं, उसमें से फिर 1/3 रिटायर होते हैं, ऐसा ऐसा एक था। कंपनीज़ के अंदर ना एक तरीका होता है जहाँ पर रिटायरमेंट होती है डायरेक्टर्स की, हर साल रिटायरमेंट होती है, और वो रिटायर बाय रोटेशन होते हैं और फिर दोबारा रीअपॉइंट भी हो जाते हैं। अच्छा कि मतलब एक साल एक हो जाएगा, एक साल एक हो जाएगा। हाँ, तो वो टोटल कंपनी के 2/3 डायरेक्टर्स लाइबल टू रिटायर होते हैं, उसमें से 1/3 एक्चुअली रिटायर होते हैं। उसमें से भी बाकी सारे, मान ले सारे या तो कोई भी दोबारा रिटायर वो हो जाते हैं अपॉइंट। तो ये ना, ये 1/3 2/3 वाला पूरा एक खेल है, इस सारे में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पार्ट नहीं लेंगे। तो एक रिटायरमेंट बाय रोटेशन होता है, वो चीज़ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ नहीं होती है। रिटायरमेंट बाय रोटेशन क्या होता है वो आगे हम पढ़ लेंगे। आया समझ? जो तुम्हारा ये सेल्वराज वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसको इस पर रीड मार्क कर लो, एक बार रीड करना प्लीज़। फिर रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये दोबारा वो है, रिवीजन है पूरी सब चीज़ की जो भी हमने पढ़ा है अब तक। हाँ, सब चीज़ रिवीजन है।
तुम्हारा 7th पॉइंट एक थोड़ा सा अलग हो जाएगा, जहाँ पर लिखा है सेपरेट मीटिंग। एक कंपनी में बीओडी की 4 मीटिंग होती है साल में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की साल में 1 मीटिंग होती है, ठीक है। द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग इन अ फाइनेंशियल ईयर विदाउट द अटेंडेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। साल में कम से कम वो एक बार मिलेंगे अकेले, ठीक है। एंड मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट, वो पूरा सबके साथ मीटिंग करेंगे और काम जैसे वो डिस्कस करते हैं कि दूसरे डायरेक्टर है वो कैसा काम कर रहे हैं। यहाँ तक क्लैरिटी है। अब अगला, प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन कमिटीज़। ऑडिट कमेटी में एनआरसी कमेटी और सीएसआर कमेटी, कंपनीज़ के अंदर कमिटीज़ होती है, मैंने तुमको बताया था, राइट। तो ये कमिटीज़ के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं। कैसे होते हैं, क्या होते हैं, अब यहाँ पर बोला ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 चाहिए होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। मैंने बताया था ना तुमको कि ऑडिट कमेटी में 3 चाहिए होते हैं ऑडिट कमेटी में टोटल 3 चाहिए होते हैं, जिसमें से मेजॉरिटी होगी इंडिपेंडेंट की, ठीक है। अगर ऑडिट कमेटी में 5 डायरेक्टर्स बना दिए तो मेजॉरिटी फिर 3 आपको इंडिपेंडेंट चाहिए होंगे, राइट। ये जैसे इसमें लिखा है सेपरेट मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में, कि इसके अंदर विदाउट अटेंडेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिखा है। हाँ, और आप कह रहे थे कि सब डायरेक्टर्स की वर्किंग इसके अंदर डिस्कस होती है, तो भी नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी हुई इसके अंदर वर्किंग डिस्कस। इसीलिए तो उनको नहीं बुला रहे। मेरे को तेरी चुगली करनी है तो मैं तुझे नहीं बुलाऊंगी ना, ये वैसा है। नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को हम नहीं बुला रहे। जो कंपनी के रोज़ वाले डायरेक्टर है ना, उनको बोला कि इस मीटिंग में तुम लोग मत आओ, ठीक है। तो हम है ना खुला आराम से तरीके से बिना डरे डिस्कस करेंगे कि देख ये बंदा अच्छे से काम नहीं करता है, इसको अगले वाली मीटिंग में देखो रिटायरमेंट करनी है कि नहीं करनी है, इस बंदे को नोटिस दो, इस बंदे का ध्यान रखो, इस बंदे को इस पोजीशन से दूसरी पोजीशन में डाल दो। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्यों रखे थे हमने? टू कीप अ चेक ऑन दी वर्क ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, राइट। सो दे जस्ट वॉन्ट 1 मीटिंग इन अ ईयर वेयर दे ओनली द इंडिपेंडेंट वंस आर मीटिंग, ठीक है। दूसरे को किसी को भी नहीं आना, और सो दैट वो खुला आराम से डिस्कस कर सकते हैं कि कंपनी में क्या चल रहा है, ठीक है। सीएस में नहीं जाते, सीएस का वैसे जाने का कोई सेंस नहीं बनेगा, तो एमएम को बनाएगा। बना देगा अंदर से जो ऑथराइज्ड होगा। सीएस प्रैक्टिकली नहीं जा सकता क्योंकि वो लोग वो भी मैनेजमेंट का नहीं है। आया। एनआरसी कमिटीज़ होती है, मैंने तुमको बताया था। नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटीज़ जो होती है ना, उनका मेन काम होता है एचआर डिपार्टमेंट जैसा, कि कंपनीज़ के अंदर नए लोगों को एम्प्लॉय करना। पर ये इतनी बड़ी बोर्ड की कमेटी बनी हुई है तो वो सारे बीओडी के लेवल के बंदों को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। इस वाले कंपनीज़ में भी, इस वाले कमिटीज़ में भी 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चाहिए होते हैं, जिसमें से कम आधे इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। फिर एक आपका होता है सीएसआर कमेटी। सीएसआर एक चीज़ है, वो चैप्टर है, पढ़ेंगे। अब उसमें भी 3 और मोर डायरेक्टर्स होंगे, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट होगा। बस एक बार ये मार्क कर लो, ये पूरी कमेटी अलग अलग चैप्टर्स में आने वाली है, ठीक। अलग नहीं चाहती, किसी चैप्टर में आगे आएगी, याद नहीं मुझे। नहीं, कमेटी, बोर्ड कमेटी का चैप्टर है ना पूरा, कहीं तो आएगा। पेमेंट ऑफ सिटिंग कमीशन, सिटिंग फीस और कमीशन। तो सिटिंग फीस मिलती है हर डायरेक्टर को। हाँ बोलो। जैसे कि नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी के अंदर यहाँ पे लिखा है कि 3 और मोर हो सकते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बट आपके लिखे जो उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा वो 1 होगा। अगर 3 है तो कितने होंगे इंडिपेंडेंट? 2। पीछे लिखा है ना कि अगर फ्रैक्शन बन जाती है तो उसको राउंड ऑफ टू 1 कर, स्टार्टिंग में लिखा है पीछे एक जगह पर लिखा है, वो देखो समझना ही है ना, आधा बंदा तो रखेंगे नहीं। एक या 2 में से कोई पूछा होगा, एक रखेंगे 2 नहीं, फिर ज़्यादा वाला रखेंगे, है ना, वैसा ही करेंगे। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा वाला रखेंगे, उसको राउंड ऑफ करते हैं, तो मतलब अगले वाले नंबर पे राउंड ऑफ करते हैं। आया, बात तेरी सही है। यहाँ तक क्लैरिटी है, रश्मि को डाउट है? अगला, पेमेंट ऑफ सिटिंग फीस और कमीशन। सिटिंग फीस फॉर बीओडी और कमिटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एज अंडर द प्रोवाइजो ऑफ दिस एक्ट। Sitting fees to a director for attending meeting on the board or committees thereof, such sum as may be decided by the board shall not exceed 1 lakh rupees per meeting. सबके लिए। हाँ, सबके लिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खत्म हो गया। रोल है ना अभी नीचे, फालतू वाला पॉइंट है एक। आया कि आपको मीटिंग अटेंड करने का, एक मीटिंग का 1 लाख रुपया मिल सकता है मैक्सिमम। उसके बाद बी पॉइंट, रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर अटेंडिंग द बोर्ड और कमेटी मीटिंग्स। उसके अलावा आपको कहीं आप रहते हो वहाँ से बुलाया गया तो फ्लाइट का खर्चा, आने का खर्चा, कैब का खर्चा, रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड, वो 2 चीज़ मिलेगी। सी पॉइंट कट कर लो। देन यू हैव रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या क्या काम होगा उनका?
ऑफन कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स पूरा ध्यान देंगे कि रिक्वायर दैट दे परफॉर्म द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रोल, बैलेंस दी ऑफन कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट मतलब एक बंदे को कुछ चाहिए होगा, दूसरे बंदे को कुछ चाहिए होगा, तो उस चीज़ में बैलेंस क्रिएट करते हैं कि कंपनी का भला हो, राइट। अगला, फैसिलिटेट विथस्टैंडिंग एंड काउंटरिंग प्रेशर्स फ्रॉम ओनर्स। ओनर्स कौन? कंपनी के शेयर होल्डर्स, राइट। तो वो लोग डायरेक्टर्स के बिहाफ पर भी और शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर भी पोजीशन को क्लियर करते हैं कि ये लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं, आप चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। शेयर होल्डर्स भले कुछ बोल रहे होंगे, ये लोग कुछ बोल रहे होंगे, सो दे हैव देयर ओन सेइंग हियर। ये तो मैं इतना ज़्यादा नहीं आएगा, बस एक बार रीड कर लो क्या है। फैसिलिटेटिंग विथस्टैंड फिल अ यूजफुल रोल इन सक्सेशन प्लानिंग, कंपनी का आगे क्या होने वाला है। उसके अलावा एक्ट एज अ कोच, मेंटर एंड साउंडिंग बोर्ड फॉर द फुल टाइम कलीग्स, प्रोवाइड जजमेंट एंड वाइडर पर्सपेक्टिव, ये सब चीज़ दे रहे हैं। फिर तुम्हारे पास एज पर शेड्यूल दिस कोड बोला हुआ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या करता है या कैसा होना चाहिए। कोड मतलब उसका बेसिक कैसा होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, इंटेग्रिटी वाला होना चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली काम करे, कि मतलब दिमाग से सोच समझ के सही तरीके से काम करे। एक्सरसाइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ बोनाफाइड मैनर। फिर डिवोट सफिशिएंट टाइम इन हिज प्रोफेशन, देन यू हैव नॉट अलाउ एनी एक्सटेनियस कंसिडरेशन दैट विल वाइट, छोड़ दो, काटो, पॉइंट नहीं, याद भी नहीं रहेगा। अब अवॉइड अब्यूजिंग हिज पोजिशन, रिफ्रेन फ्रॉम एक्शन दैट विल लीड टू लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, इन्फॉर्म BOD अगर ऐसा कोई सर्कमस्टांस हुआ है तो, और असिस्ट द कंपनी इन इंश्योरिंग बेस्ट कॉर्पोरेट प्रैक्टिस। चलिए आया, ठीक है। नेक्स्ट एडिशनल डायरेक्टर्स पढ़ें, हिम्मत है ना। एडिशनल डायरेक्टर अभी तुम्हारा, एडिशनल कौन होता है ना, कंपनी के अंदर मान लो कोई डायरेक्टर है, वैकेंसी हो गई, मर गया, काम छोड़ गया, कोई तरीके से नहीं है, राइट। सो देयर आर वेरियस टाइम्स व्हेन अ डायरेक्टर नीड्स टू बी रिप्लेस्ड और एन एडिशनल डायरेक्टर नीड टू बी अपॉइंटेड। बढ़िया। तो इन दोज केसेस अ न्यू डायरेक्टर इज समटाइम्स अपॉइंटेड इन द प्लेस ऑफ द अदर वन। एक सेकेंड, कैजुअल वैकेंसी वाला होता है वो, कैजुअल वैकेंसी वाला होता है, हाँ वो कैजुअल वैकेंसी वाला होता है। एडिशनल कई बार अपॉइंट होता है, बस होता है। अगर मान लो प्रोवाइड्स दैट द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी में कन्फर ऑन इट्स बोर्ड of directors the power to appoint any person other than a person who fails to get appointed as a director in the general meeting as an additional director at any time who holds office up to the date of the next AGM or the last date on which AGM should have been held, whichever is earlier। कुछ समझ आया इस पैराग्राफ में तुम लोगों मुझे को? जी बताओ, एडिशनल डायरेक्टर भी काउंट होता है? काउंट होता है एडिशनल डायरेक्टर? कंपनी के अंदर टोटल में नहीं होगा। जब वैसे कर रहे होंगे ना, नंबर ऑफ टोटल डायरेक्टर्स ऐसा बोला होगा, तब उसके अंदर एडिशनल नहीं आएगा, क्योंकि वो कंपनी का मेन नहीं बना है अब तक। कंपनी का मिलता है ना, ऐसे कोई भी बंदा कंपनी में काम क्यों करेगा बिना पैसे के, मिलता है। बंदी तो काम कोई नहीं करता, बट अगर कोई वैकेंसी आ जाएगी डायरेक्टर्स में तो ये काम करेगा। नहीं, एक है ना एडिशनल डायरेक्टर, ऐसा मान ले, ऐसा होता है, मैंने गलत बोला, सॉरी, वैकेंसी का नहीं होता है पॉइंट, वैकेंसी का अलग डायरेक्टर है। एडिशनल डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर होगा जो मान लो कि कंपनी के अंदर मुझे तुझे अपॉइंट करना है, पर जब कोई डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो वो यूजुअली जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है, राइट। कंपनी की जब AGM होगी ना, तब एक नया डायरेक्टर अपॉइंट होगा, पर मुझे तुझे आज अपॉइंट करना है और मीटिंग है मान ले अभी दिसंबर में, राइट। तो तब तक तो क्या तेरे को मैं काम पर नहीं रखूँगी, तब भी मैं तुझे काम पर रख सकती हूँ बाय वर्च्यू ऑफ और बाय द नेम ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। तो तू तब तक काम करेगा जब तक कंपनी की जनरल मीटिंग नहीं हो जाती। जनरल मीटिंग में फिर या तो तू अपॉइंट हो जाएगा या निकाल दिया जाएगा। पर एडिशनल डायरेक्टर तो ऑलरेडी जनरल मीटिंग में होगा। When you get appointed in the general meeting, you will be called as a director. Up till that time, you are an additional one. आया? देख, प्रोवाइड्स दैट, ये आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, आर्टिकल्स अलाउ करेंगे ऑन इट्स बोर्ड द पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग। मतलब मान ले कि कोई बंदा जो पहले सिलेक्ट हुआ था हमने उसको रख लिया, नहीं, हमने एक ऐसे मतलब ऐसा कोई पर्सन, कोई डायरेक्टर जाने वाला है, उसकी जगह हमें रिप्लेसमेंट चाहिए। पहले किसी मीटिंग में कोई डायरेक्टर
सेलेक्ट हुआ था, हमने उसको बोल दिया कि तू अभी फ़िलहाल के लिए एडिशनल डायरेक्टर है। जब हमारी जनरल मीटिंग होएगी उसमें फिर दोबारा हम कंफर्म कर लेंगे कि ये डायरेक्टर हम रेगुलर रख रहे हैं कि नहीं रख रहे, वो एडिशनल डायरेक्टर हो। बोल सकते हैं। ये जो लिखा है ना, इसमें कैसे लिखा है पता है कि ये एलिजिबिलिटी मान ले ऐसी लिखी है कि अगर मान ले मुझे तुझे एडिशनल डायरेक्टर बनाना है, पर है ना तेरे को बनाने के लिए कभी पहले मीटिंग हुई होगी, जनरल मीटिंग, उस जनरल मीटिंग में तू हार गया होगा कि नॉर्मल डायरेक्टर बनाने के लिए, कि मैंने अगर तेरे को डायरेक्टर की पोजीशन पर खड़ा किया था, ठीक है, कि भाई इसको हम डायरेक्टर बनाते हैं, वोटिंग हुई, मेंबर्स ने मना कर दिया कि नहीं नहीं इसको डायरेक्टर नहीं बनाएंगे, फिर ये एडिशनल भी नहीं बन सकता कभी भी, वैसा लिखा है यहाँ पर। तो ठीक है, अगर वो उसके लिए उस टाइम हाँ बोल दी थी तो हाँ। फिर हम उसको रख सकते हैं हाँ। अपनी जनरल मीटिंग के हाँ लिए। हाँ हाँ यस। अच्छा तो वैसा बोल रहा है, मैं इस तरफ का बोल रही हूँ, बात दोनों सेम में बोल रहे हैं। आया कुछ अलग डाउट है कोई अब तक? रश्मि कोई प्रॉब्लम है? तेरे को सब समझ में आ रहा है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है? समझ तो आ रहा है। पर समझ तो आ रहा तो नहीं भी समझ आ रहा। बोल सकते हैं। आप जो समझा रहे हो वो तो समझ आ रहा है, पर जैसे पढ़ते हैं तो नहीं आता। जब मैं बोल रही हूँ जो चीज़, वो चीज़ देख यहाँ पर कि वही चीज़ लिखी है या नहीं लिखी है, इसलिए मैं पहले देख समझा रही हूँ क्या लिखा है यहाँ पर। जब कोई कंपनी, ठीक है, एक इंसान को अपॉइंट करना चाहती है, वैकेंसी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, जब कोई कंपनी एक इंसान को अपॉइंट करना चाहती है एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है, तो उसके लिए उसको जनरल मीटिंग का वेट करना पड़ता है शुरू से। जब कोई इंसान को एज अ कंपनी डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है तो उसको जनरल मीटिंग का वेट करना पड़ता है, पर मैं वेट नहीं करना चाहती, तो मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में डायरेक्टर तो मैं नहीं बना सकती, मैंने क्या बना लिया, एडिशनल डायरेक्टर। तो तुम मेरी कंपनी में एज ए एडिशनल डायरेक्टर काम करो। कब तक लेकिन काम करोगे? जब तक जनरल मीटिंग की तारीख नहीं आ जाती। उस जनरल मीटिंग में या तो वोटिंग करके तुम्हें हमेशा के लिए रख लिया जाएगा या तो निकाल दिया जाएगा। आया समझ? बस इतना सा लिखा है। अब दोबारा देख, कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स दैट द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी, अगर अलाउ करते हैं तो हर जगह पर ये चीज़ तो होनी ही चाहिए ना। हमने एमओए एओए वाला चैप्टर तो ऑलरेडी पढ़ रखा है, वो तो हमको पता ही है कि ये लोग अगर एओए एमओए में नहीं लिखा है फिर तो प्रॉब्लम है ही, राइट। तो अगर आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी अलाउ करते हैं, कन्फर यानी कि एक तरीके से विद द अलॉन्ग विद द बीओडी, अगर हम लोग देखें तो आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी अलॉन्ग विद द बीओडी पावर देते हैं टू अपॉइंट एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द जनरल मीटिंग। यानी कि हम एक इंसान एडिशनल वाला भी वही अपॉइंट कर सकते हैं जो पहले कभी हारा ना हो हमारी कंपनी में इलेक्शन के टाइम पर। बात समझ आए? जैसे मैंने इसको भी एग्जांपल दिया, मेरी और नमन की बात हुई। क्या बात हुई कि अगर मान लो कभी उसको मैंने चाहा था डायरेक्टर बनाना और वो पहले हार गया था, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, इसको एडिशनल बना लेती हूँ, अगले मीटिंग में फिर हार जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं होता। अगर एक इंसान एक बार किसी वोटिंग में हारा है तो वो एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। तो अदर देन अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन अ जनरल मीटिंग, ठीक है, एज द एडिशनल डायरेक्टर, तो वो बंदे को हम एडिशनल डायरेक्टर बना लेंगे एट एनी टाइम एंड ही होल्ड्स ऑफिस अप टू द डेट ऑफ द नेक्स्ट एजीएम। अगर एजीएम नहीं करी तो कब लास्ट डेट होगी एक एजीएम करने की, वो हमने पढ़ा है पूरा जनरल मीटिंग वाला चैप्टर, याद है? लास्ट डेट होती है मीटिंग एजीएम करने की, लास्ट डेट क्या होती है? 6 months होती है। हाँ, क्या होता है? सितंबर हुआ ना 6 मंथ्स, मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो लास्ट डेट टू होल्ड एन एजीएम इज़ सितंबर, ठीक है, 30 सितंबर। तो वो एडिशनल डायरेक्टर कब तक पोजीशन होल्ड करेगा? जब तक एजीएम नहीं हो जाती। और मान लो मेरे को उसको डायरेक्टर रखना है तो मैं एजीएम कर ही नहीं रही हूँ, तो जिस भी दिन लास्ट तारीख होगी ना एजीएम करने की 30 सितंबर, उसके बाद फिर वो होल्ड नहीं करेगा पोजीशन, ठीक है। तो अप टू द लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड विच एवर इज अर्लियर। आया? कोई डाउट है बताओ? पक्का? अगला, इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन होल्डिंग द एजीएम द एडिशनल डायरेक्टर शैल वेकेट हिज ऑफिस ऑन द लास्ट डेट ऑन विच एजीएम ऑट टू बी हेल्ड। वही लिखा है, सेम लिखा है कि अगर मैंने एजीएम नहीं करी तो लास्ट डेट जिस दिन होगी वो तब तक ऑफिस होल्ड करेगा, उसके बाद वो छोड़ देगा। आया? अगला पॉइंट आ जाओ सीधा, यहाँ तक इतना बहुत है। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल ई फॉर्म DIR 12। ई फॉर्म DIR 12 किसके लिए? फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर
with duly attached the board resolution consent to the director in form DIR2 with KYC interest in the other entities etc. तो क्या होगा, आप जब एक इंसान को अपॉइंट करते हो एज एन एडिशनल तो एक DIR12 फाइल करते हो अलॉन्ग विद बोर्ड रेजोल्यूशन कि हमने बोर्ड मीटिंग में ही बंदे को अपॉइंट होता है ना, एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट होता है, मेन डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है, तो बोर्ड रेजोल्यूशन DIR12 ये दोनों चीज़ प्लस DIR2 क्या होता है, वो कंसेंट लेटर कि मैं मानता हूँ मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ अलॉन्ग विद KYC, ये सब चीज़ें मानसी को दे देंगे, ठीक है। वहाँ पर नहीं लिखा है ROC, तुम लिख लो, नहीं लिखा है, देखो इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल लिखा है, किसको देना है, कहीं नहीं लिखा, ठीक है। आया अभी के लिए ये वाला किस लोग कट भी मत करना, होल्ड पे रखो, ये देखती हूँ मैं क्या है काम का है कि नहीं। अगला ऑल्टरनेट डायरेक्टर आओ, हमारे में तो है ही नहीं। सही नहीं, चलो शाबाश। ऑल्टरनेट डायरेक्टर तुम्हारे में है, इसके में है, तेरे में एक एक किताब भरभरी आगे पीछे ही होती है थोड़ी थोड़ी। क्या नाम है इसका? सुरेंद्र कुमार सिंघी वर्सेस ROC, नहीं होगा। ऑल्टरनेट कौन होता है, अभी मान लो कंपनी में 3-4 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, उसमें से ना एक डायरेक्टर आउट ऑफ इंडिया चला गया घूमने, तो अब वो बंदा तो काम नहीं कर रहा है, तो मैं उसके बदले कोई और डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती हूँ, पर ऐसे सिर्फ बाहर घूमने चला गया हफ्ते के लिए, तो आप ऐसे कोई नया बंदा अपॉइंट नहीं करोगे। ऑल्टरनेट डायरेक्टर तभी अपॉइंट होता है जब आपका मेन वाला डायरेक्टर, ओरिजिनल वाला डायरेक्टर बाहर गया हो, आउट ऑफ इंडिया जाना चाहिए, आउट ऑफ इंडिया गया हो फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है, तो आप उसकी जगह पर एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करते हो। वो कब तक पोजीशन होल्ड करेगा, वो दूसरे बंदे की पोजीशन फिल कर रहा है ना, प्रॉक्सी जैसा है ना, तो जब तक वो होल्ड करेगा तब तक ये भी होल्ड करेगा, या तो वो इंडिया में वापस आ जाए उस दिन वो जॉब छोड़ देगा ऑल्टरनेट वाला, मान लो वो बंदा बाहर बैठा बैठा मर गया तो वो यहाँ पर जॉब छोड़ देगा, क्योंकि वो जब तक ओरिजिनल होल्ड करेगा तब तक ही ये होल्ड करेगा। बात समझ आई, बाहर वाला बंदा डिस्क्वालीफाई हो गया, यहाँ पर ये जॉब छोड़ देगा। आई बात समझ, हर तरीके से यही ध्यान रखना है आपको, अप टिल द टाइम ही होल्ड्स ऑफिस ही विल ऑल्सो होल्ड ऑफिस, ठीक है। सो सी नाउ रीड करो, एक्ट एम्पावर्स द बोर्ड इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स और बाय द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द बोर्ड इन द कंपनी द जनरल मीटिंग, दोनों है यहाँ पर, बोर्ड भी है जनरल मीटिंग भी है। To appoint a person not being a person holding any alternate directorship for any other director in the company, मतलब एक इंसान एक कंपनी में एक ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर वाली पोजीशन होल्ड कर सकता है। अगर अब मान लो हम चारों एक कंपनी में डायरेक्टर हैं, करण भी बाहर घूमने गया हुआ है और रश्मि बाहर घूमने गई है, तो करण के बदले मुझे ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया, चलेगा, रश्मि के बदले भी मुझे ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया, वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ओनली वन डायरेक्टरशिप टू एक्ट एज दिस, तो क्या लिखा हुआ है, हाँ, एनी अदर डायरेक्टर इन द कंपनी और होल्डिंग द सेम कंट्री टू एक्ट एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर द डायरेक्टर ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 months फ्रॉम इंडिया। आया, क्लैरिटी है, पढ़ो इसको दोबारा, जल्दी पढ़ो पूरा पैराग्राफ दोबारा। क्लैरिटी है, पक्की बात है, कोई डाउट नहीं। अब आगे एप्लीकेबिलिटी देख लो क्या क्या है। इट अप्लाइज टू ऑल कंपनीज विद द पब्लिक और प्राइवेट, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर, एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर नॉर्मल रेजोल्यूशन से पास किया जा सकता है, ठीक है। देखो, BOD ऑफ द कंपनी मस्ट बी ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल्स, पहला आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए या और बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी द जनरल मीटिंग, ठीक है। यहाँ पर लिख लो ऑर्डिनरी, ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए ऑर्डिनरी काफ़ी होता है, ठीक है। उसके अलावा पर्सन इन हुज प्लेस ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी अपॉइंटेड, वो बाहर होना चाहिए 3 महीने के लिए, सेम लिखा है। थर्ड पॉइंट, द पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर शैल बी द पर्सन अदर देन द पर्सन होल्डिंग एनी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप और एनी अदर डायरेक्टरशिप और
और होल्डिंग द डायरेक्टरशिप इन द सेम कंपनी, उस कंपनी में कोई और डायरेक्टर या कोई और इंसान जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना हुआ है, वो कोई भी बंदा किसी और पर्सन के लिए एडिशनली ऑल्टरनेट डायरेक्टर का पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। प्रेजेंट डायरेक्टर है या ऑल्टरनेट डायरेक्टर है तो वो वही बंदा दोबारा ऑल्टरनेट नहीं बन सकता। अलग, इट इज़ प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर टू एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर मान लो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आउट ऑफ इंडिया गया है तो उसके बदले अगर किसी ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो वो ऑल्टरनेट वाला भी वो सारी क्राइटेरिया मैच करना चाहिए जो एक इंडिपेंडेंट फॉलो करता है, वो भी रिलेटेड नहीं होना चाहिए। आया समझ? पक्की बात है। पावर टू अपॉइंट किसके पास है? पावर टू अपॉइंट हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, अगर तुम समझते हो तो। क्या है? बीओडी, पहले आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए। बीओडी के पास पावर है, जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगा उससे आप अपॉइंट कर लोगे और कुछ नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट मार्क करने वाली है वो थर्ड लाइन तुम्हारा आ जाओ। द ओरिजिनल डायरेक्टर हैज़ नो राइट टू अपॉइंट एनी ऑल्टरनेट डायरेक्टर। जो मेन डायरेक्टर था ना जो बाहर गया हुआ है उसका कोई से नहीं है इसके अंदर, वो नहीं बोलेगा कि मेरे बदले किसको अपॉइंट करो। ओरिजिनल वन हैज़ नो से। और दूसरा, द मेंबर्स ऑल्सो हैव नो राइट टू अपॉइंट, कि मतलब क्या हुआ, रेजोल्यूशन में वोटिंग करने का उनके पास हक है पर वो बंदा नहीं बताएंगे कि किसको अपॉइंट करो, ठीक है। यहाँ तक काफ़ी है। अगला आ जाओ, मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट। देयर इज नो कंडीशन दैट द ऑल्टरनेट डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड ओनली बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन एट अ बोर्ड मीटिंग एंड ऑल्टरनेट डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। ये पढ़ रखा है हमने पर तुम्हें याद नहीं होगा। रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन वो नहीं था कि सबको बता दिया अभी हमने डायरेक्टर से अपॉइंट कर लिया। नहीं, बोर्ड मीटिंग में ना जब एक रेजोल्यूशन पास करना होता है या तो वो मीटिंग में पास होता है, ठीक है, या तो हम ऐसा कर लेते हैं कि यार देख सबका मुझे से चाहिए पर सब लोग हैं नहीं, तो मैं क्या करूँगी, एक नोटिस या कुछ जारी करूँगी, एवरीबडी विल वोट ऑन इट एंड देन द रेजोल्यूशन विल बी पास्ड। तो आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ वो उस पर्चे को मान ले सबके तरफ दे रहे हैं, मेल्स आपको सबको दे रहे हैं, आप अपना वोटिंग बता दो, अपना वोटिंग बता दो। ऐसा बस एक क्राइटेरिया होता है कि जब आप एक ऐसा सर्कुलेशन से रेजोल्यूशन पास करते हो ना तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी उसमें होना चाहिए, वो भी वोट करेगा। ऐसा उसमें दिया नहीं है तो ठीक है। अगला, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर, देखो वही लिखा है, नॉट एक्सीडिंग टर्म परमिसेबल टू द ओरिजिनल, जब तक वो होगा तब तक होगा। बस 5th पॉइंट ए और बी पॉइंट्स पढ़ लोगे, सेम है, जब तक वो है तब तक ये है, ठीक है। अगला, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट। देखो एक डायरेक्टर हर साल रिटायर होता है, मतलब से कंपनी के अंदर कुछ डायरेक्टर्स होते हैं वो हर साल रिटायर होते हैं, जब वो रिटायर होते हैं वो ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट भी हो सकते हैं, ठीक है, होता है, रीअपॉइंटमेंट हो जाता है अपने आप ही। हर साल हम नया डायरेक्टर नहीं ढूंढेंगे, ठीक है। तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो है ना वो ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट नहीं होता, उसको वापस से बीओडी रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंट करना पड़ता है। जो ओरिजिनल था वो भले ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट हो जाए, ये ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट नहीं होगा, ठीक है। अगला, नॉमिनी डायरेक्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, कोई बैंक, हाँ, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई गवर्नमेंट बॉडी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो एक बंदे को अपॉइंट कर रही है कि इस कंपनी में काम करे। आया? अगला, प्रोफेशनल डायरेक्टर नॉट इम्पॉर्टेंट, एक कोई भी कंपनी के अंदर कोई CA CS कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाला बंदा चाहिए जो ऐसा डायरेक्टर कंपनी में काम कर ले ताकि अच्छा हो उनके लिए। सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन ही मार्क कर लो, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन रिलेशन टू मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। बस इसका मतलब बेसिकली क्या है कि वो जो भी बंदा पैसा कमाएगा वो उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कमाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, ठीक है। अगला, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी, ये वो वाला है कि मान लो एक डायरेक्टर छोड़ गया या मर गया या रिटायरमेंट हो गया या उसने कोई चोरी कर लिया, हमने उसको निकाल दिया, वैकेंसी हो गई है, तो उस वैकेंसी को भरने के लिए हम एक डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे जो कैजुअल वैकेंसी वाला होगा। ये डायरेक्टर भी तब तक ही पोजीशन होल्ड करता है जब तक अगली जनरल मीटिंग नहीं आ जाती और द लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग द जनरल मीटिंग विच एवर इज अर्लियर। आया समझ? रीड कर लो फटाफट से। if the office of any director, पढ़ो,
जाएगा नहीं दिमाग में देख के हम देखें जी लाया वो बड़ी भी तो है हाँ तो किताबें तो पढ़ी इसकी लास्ट की 2 लाइनें बताओ वेयर पर्सन से Where a person appointed by the board vacates his office, it is not a case of casual vacancy and cannot be filled by the board in the place. मान ले कैजुअल वैकेंसी वाला बंदा ही जॉब छोड़ के चला गया तो वो कैजुअल वैकेंसी नहीं होती। ठीक है, यहाँ तक ही करते हैं चैप्टर, ओवरलोड हो जाएगा तो।